हेलो मित्रों, गुड इवनिंग। मैं अनिल कुमार चौधरी पीसीएस ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मैं आज इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा को लेकर उपस्थित हुआ हूं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जितने भी एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं उसमें इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसमें उन सारे चीज़ों को कवर करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा से जो पहला क्वेश्चन बनता है वह है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। वह था कैबिनेट मिशन योजना, यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही इस संविधान सभा का गठन किया गया था, जो 1946 ईस्वी में भारत आया था। हम देखते हैं कि यह कैबिनेट मिशन योजना क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय अंग्रेजों के द्वारा यह कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद हम भारत के लिए एक नया संविधान सभा का गठन करेंगे। तो इसी के लिए जब 45 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है और इंग्लैंड में लेबर पार्टी की नई सरकार बनती है जिसके प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भारत भेजा था। उनमें जो पहला सदस्य थे वे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। पहला जो सदस्य थे उनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये इस कमेटी के अध्यक्ष थे। दूसरे जो सदस्य थे उनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरे जो लोग थे उनका नाम था एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों लोग भारत आए थे और इन्होंने ही हमारे संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी। मित्रों, यहां पर इन तीनों लोगों के नाम भी याद रहना हम लोगों को जरूरी है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना के कौन कौन से सदस्य थे या कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। अब बात आती है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन बनता है कि इस चुनाव में सदस्यों की संख्या कितनी थी। इस संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी। वह सदस्यों की संख्या थी 389। अब मित्रों, आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इन सदस्यों की जो संख्या थी वह 389 ही क्यों निश्चित की गई। 400 भी हो सकता था, 300 भी हो सकता था, 350 भी हो सकता था। तो इसका आंसर यह है कि उस समय हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, और इस योजना के तहत यह निश्चित की गई थी कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होकर के आएंगे। तो इस हिसाब से टोटल 389 सदस्य बन रहे थे, और इसी 389 सदस्यों के द्वारा हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि क्या ये सारे लोग निर्वाचित होकर के आए थे या मनोनीत होकर के आए थे। तो मित्रों, इसका आंसर है कि ये जो सारे सदस्य थे ये मनोनीत होकर के भी आए थे और ये निर्वाचित होकर के भी आए थे। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सदस्य थे जो निर्वाचित होकर के भी आए थे। तो देखेंगे कि 389 जो सदस्य थे वे सभी लोग निर्वाचित होकर के आए थे या मनोनीत होकर के आए थे। तो इसका आंसर होगा कि ये लोग निर्वाचित होकर के भी आए थे और मनोनीत होकर के भी आए थे। उस समय हमारे भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें 3 तरह के स्थितियां थी। एक था ब्रिटिश प्रांत, दूसरा कहलाता था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र,
और तीसरा वह देसी रियासत था। अब देखते हैं कि उस समय टोटल 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से चुन करके आए थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे और 93 जो सदस्य थे वे देसी रियासत से चुन करके आए थे। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ये ब्रिटिश प्रांत क्या था। तो उस समय जिन प्रांतों पर अंग्रेज डायरेक्ट शासन कर रहे थे वे सभी ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आते थे, और जिन प्रांतों पर हमारे भारत के देसी रियासत के जो राजे रजवाड़े लोग शासन कर रहे थे वे सारे देसी रियासत कहलाते थे। वैसे अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग भी अंग्रेज के ही अधीन थे, चूंकि ये लोग टैक्स वगैरह अंग्रेज को देते थे, लेकिन ये देसी रियासत कहलाते थे। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। इसको हम लोग इस रूप में समझेंगे कि जिस तरह से हमारे देश में अभी 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरह से उस समय 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। इन चारों चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों का नाम भी हमें जानना जरूरी है। पहला जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था वह हमारा था अजमेर, दूसरा था बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, तीसरा था कुर्ग जो कर्नाटका में था, और चौथा दिल्ली। तो इस तरह से 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, इन चारों चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से एक एक प्रतिनिधि चुन करके आए थे। तो इस तरह से जो 292 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांत से आए थे और 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे, ये दोनों लोग निर्वाचित होकर के आए थे, और जो देसी प्रांत से आए थे ये सभी मनोनीत होकर के आए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी वह 292 और +4 थी, यानी 296 सदस्य निर्वाचित होकर के आए थे और 93 सदस्य जो थे वे मनोनीत होकर के आए थे। तो इस तरह से इन सदस्यों की संख्या को हम लोग याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या इस संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वह क्या किसी खास एक ही जाति के लोगों के लिए था या इसमें सारे जाति के लोग भाग लिए थे। तो हम देखते हैं कि जो इस संविधान सभा का निर्माण किया गया था वह सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था, यानी इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोगों को इसमें रखने की बात कही गई थी। अब हम सांप्रदायिकता के आधार पर देखते हैं कि इसमें कितने सदस्य जो थे वह मुस्लिम संप्रदाय से आए थे, कितने सदस्य सिख संप्रदाय से आए थे और कितने संप्रदाय सामान्य वर्गों से आए थे। तो उस समय जो हिंदू लोग थे या मुसलमान और सिख के अलावे जो लोग थे वे सारे लोग क्या कहलाए थे, सामान्य वर्ग के लोग कहलाए थे। तो उस समय सामान्य वर्ग से जो लोग थे वे सामान्य वर्ग से टोटल सदस्यों की जो संख्या थी वह 213 थी। मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग थे वे 79 थे और सिख संप्रदाय के जो लोग थे वे 4 थे, यानी सिख संप्रदाय से टोटल 4 लोग थे, मुस्लिम संप्रदाय से टोटल 79 सदस्य थे और सामान्य वर्ग से जो थे वह 213 लोग थे। तो इस तरह से सांप्रदायिकता के आधार पर सदस्यों की संख्या थी। और हम देखते हैं कि क्या सारे एक ही पार्टी के लोग थे, तो नहीं। उस समय 2 महत्वपूर्ण पार्टियां थी, एक तो पहला था कांग्रेस और दूसरा था मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस पार्टी से टोटल 208 सदस्य चुन करके आए थे और मुस्लिम लीग से टोटल 73 सदस्य थे और अन्य जिसमें कुछ स्वतंत्र लोग भी थे यानी निर्दलीय आए थे और कुछ छोटे छोटे पार्टी से भी आए थे, उनके सदस्यों की संख्या 15 थी। तो इस तरह से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सिख संप्रदाय से कितने लोग थे, कांग्रेस से कितने लोग थे। तो इन सारे चीजों को भी हम लोगों को याद रखना जरूरी हो जाता है। हम देखते हैं कि क्या सारे सदस्य पुरुष वर्ग से थे या महिला से भी थे।
तो इसमें कुल महिलाओं की संख्या जो थी वह 15 थी, यानी टोटल महिलाओं की संख्या जो थी 15 थी। और मित्रों यह याद रखना जरूरी है कि इसे मात्र एक ही मुस्लिम महिला थी और उसका नाम था बेगम अय्याज रसूल। उस मुस्लिम महिला का नाम था बेगम अय्याज रसूल। यही एक मुस्लिम महिला थी जो इस संविधान सभा की सदस्य थी। और हम आते हैं कि क्या अनुसूचित जाति के भी लोग थे? तो हां, अनुसूचित वर्ग के जो लोगों की संख्या थी वह 33 थी। तो इस तरह से हम सांप्रदायिक, जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर सारे लोगों को हमने, सारे संख्याओं को हमने देखा कि किस संप्रदाय से और किस पार्टी से कितने लोग आए थे। अब एक जगह अक्सर आप लोग क्वेश्चन देखते होइएगा विभिन्न गाइड में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं पढ़ते होइएगा, तो इसके सदस्यों की संख्या को लेकर के भी कई जगह कई तरह की बात पूछे जाते हैं। उनमें पहला अगर पूछा जाता है कि जिस समय संविधान सभा का चुनाव हुआ था उस समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो उसका उत्तर होता है 389। अगर पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसके सदस्यों की संख्या थी 324। मित्रों यहां पर एक प्रश्न आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि 389 सदस्य अगर टोटल थे तो 73 ही तो सदस्य थे मुस्लिम लीग के, तो इनके सदस्यों की संख्या तो हो गई 316, आप यहां 324 क्यों दे रहे हैं? तो इसका उत्तर यही होगा मित्रों कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार तो किया था, लेकिन उसके सभी सदस्य इसके बहिष्कार नहीं किए थे। कुछ ऐसे सदस्य भी थे जो संविधान सभा में आते थे और अंत तक भी बने हुए थे। जैसे जब हम लोग प्रारूप समिति को पढ़ेंगे तो प्रारूप समिति के एक सदस्य थे जिनका नाम था सादुल्ला। वह मोहम्मद सादुल्ला जो थे वे मुस्लिम लीग के ही तो थे। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, वह 324 थी। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान के लिए जब अलग संविधान सभा का निर्माण होने लगा, तो जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो उस दिन हमारे सदस्यों की संख्या जो थी वह 299 थी। जो कई बार बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 1947 ईस्वी को संविधान सभा में हमारे सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो उस दिन हमारे सदस्यों की संख्या 299 थी। तो इस तरह से हम विभिन्न आंकड़ों को देखें कि किस तरह से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था और किनके सदस्यों की संख्या कितनी थी। हाँ, एक और क्वेश्चन बनता है कि जब संविधान का निर्माण पूर्ण हो गया तो उस दिन कितने लोगों के द्वारा संविधान सभा पर हस्ताक्षर की गई थी, तो उसका उत्तर होगा 284। जिस दिन हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया उस अंतिम दिन जो संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था उसमें टोटल सदस्यों की संख्या 284 थी। मित्रों यह तो आंकड़ा से संबंधित बातें हो गई। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तिथि को लेकर के आते हैं, जो तिथि इस संविधान सभा से प्रश्न बनते हैं। उस तिथि पर हम लोग जरा चर्चा करेंगे कि वह कौन कौन सा तिथि था। तो सबसे जो पहला तिथि था वह था 9 दिसंबर 1946। इसी दिन हमारे संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। प्रथम बैठक इसी दिन हुआ था। इससे 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। इस दिन कितने सदस्य उपस्थित हुए थे, तो उस दिन टोटल सदस्यों की संख्या 207 थी। कितने महिला सदस्य उपस्थित हुए थे, मात्र 9 महिला सदस्य ही उपस्थित हुई थी। इन 207 सदस्यों में अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ये क्या निर्वाचित किए गए थे? तो बिल्कुल नहीं, इनका मनोनयन किया गया था, ये मनोनीत किए गए थे। तो यहां पर एक प्रश्न बनता है जो कई बार बीपीएससी में पूछा भी गया था कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उसका उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब आपके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि आखिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों इसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया? उसमें तो बहुत सारे लोग थे, इनके अलावा दूसरे 6 सदस्य भी थे। तो इसका उत्तर यही होता है कि वे इस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। आपके मन में एक और प्रश्न बन रहा होगा कि आखिर टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी, तो यहां पर दूसरे 7 सदस्य ही क्यों आए थे? तो इसका उत्तर होगा कि मुस्लिम लीग और देसी रियासत, इन दोनों लोगों ने इस प्रथम अधिवेशन का बहिष्कार किया था, प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। चूंकि मुस्लिम लीग के लोग पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे और देसी रियासत के जो लोग थे वे उस दिन तक अपने भविष्य का कोई निश्चित कर ही नहीं पा रहे थे कि आखिर देश की स्वतंत्रता के बाद मेरा क्या अस्तित्व होगा। तो जिसके कारण इन दोनों लोगों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की गई थी उसमें किसके द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा या देसी रियासत के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा या किसी के द्वारा नहीं? तो इसका आंसर दोनों होगा, मुस्लिम लीग के द्वारा भी किया गया था और देसी रियासत के द्वारा भी किया गया था। तो इस तरह से 9 दिसंबर 1946 से यह 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। अब हम दूसरी तिथि को की तरफ आते हैं, तो वह है 11 दिसंबर 1946, यानी प्रथम बैठक के ठीक 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक की जाती है। और इसी दिन जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस दिन इनका निर्वाचन किया गया था। यहां ध्यान में रखना होगा कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू का निर्वाचन किया गया था, वे निर्वाचित होकर के आए थे, न कि मनोनीत करके आए थे। अगर मनोनीत पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा होगा, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित होकर के आए थे। तो यहां पर प्रश्न बनता है कि हमारे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हम तीसरी तिथि को लेकर के आते हैं, वह है 13 दिसंबर 1946। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। उस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। अब आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? तो इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस प्रस्ताव को पेश किया गया। कहा गया कि हमारा संविधान, इस प्रस्ताव के द्वारा कहा गया कि हमारा संविधान कैसा होगा, हमारे संविधान की रूपरेखा कैसे होगी, हमारा सरकार कैसा होगा, इन तमाम चीजों की चर्चा इस उद्देश्य प्रस्ताव में था। लेकिन इस दिन तक भी मुस्लिम लीग को लोग इस बैठक में भाग नहीं लिए थे, जिसके कारण संविधान सभा के जो सदस्य थे उन लोगों के द्वारा यह कहा गया कि पहले हम लोग मुस्लिम लीग से यह विचार विमर्श कर लें कि क्या वे संविधान सभा में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, तब हम लोग इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास करेंगे। तो हम लोगों को याद रखना है कि 13 दिसंबर 1946 के दिन उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, पारित नहीं किया गया था। पुनः हम आते हैं 22 जनवरी 1947 को। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। यही वह तिथि है जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं।
कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कब किया गया था? इसका उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 22 जनवरी 1947। अब हम अगले तिथि के ऊपर आते हैं, तो वह है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 के दिन देखते हैं कि उस दिन कौन कौन से चीज हुए थे और यह हमारे भारत के संविधान में इस तिथि का इतना बड़ा महत्वपूर्ण दिन क्यों माना गया। तो 26 जनवरी 1949 जो तिथि है, 26 नवंबर 1949, इसी दिन हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया। इस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया और इसको आंशिक रूप से लागू भी किया गया। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो इसका भी उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। हमारे संविधान को आंशिक रूप से यह कब लागू किया गया, यह भी तिथि होगा 26 नवंबर 1949। अब हम आते हैं कि 26 नवंबर 1949 के दिन आंशिक रूप से क्या लागू किया गया था। तो हमारे संविधान में टोटल 15 अनुच्छेद को उस दिन लागू किया गया था। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 380, यानी नागरिकता, निर्वाचन, राष्ट्रपति का शपथ, ये जितने भी अनुच्छेद थे, इसको इस 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू किया गया था। मित्रों, यहां एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है जो आप पढ़ते होइएगा कि कहीं प्रश्न में आप पढ़ लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 के दिन कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था। तो कहीं ऑब्जेक्टिव में आप पढ़ लेते हैं 15 और कहीं पढ़ लेते हैं 16। तो हम लोग इस 15 और 16 के कंफ्यूजन को दूर करने का काम करेंगे कि उस दिन टोटल 15 अनुच्छेद तो लागू किए गए थे, लेकिन अनुच्छेद 394 इसी में इस बात की चर्चा की गई थी कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, यानी इन सारे अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 से लागू किया जाएगा। तो स्वयं 394 भी उस दिन लागू हुआ था, क्योंकि उसी अनुच्छेद में इस बात की चर्चा की गई थी। अतः इसको हम 15+1, इस प्रश्न का उत्तर 15+1 पढ़ते हैं, यानी टोटल 16 अनुच्छेद जो थे वह उस दिन लागू हुए थे। अगर ऑब्जेक्टिव में 15 और 16 दोनों रहे, ऐसी स्थिति में हम 16 लगाएंगे। अगर 16 नहीं रहे, ऐसी स्थिति में हम 15 लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 26 नवंबर 1949 की तिथि इसी के कारण महत्वपूर्ण था। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है, अगला जो तिथि है वह है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने अपना हस्ताक्षर किया था। इसमें प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू का हुआ था। अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ था। और सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य जिस दिन हुए थे
वह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित करना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस दिन राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किए गए। अब यहां पर एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि यहां पर निर्वाचित सदस्य, निर्वाचन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। तो आप लोगों को हम बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मनोनयन नहीं किया गया था, बल्कि वे निर्वाचित किए गए थे। तो आपके मन में तो एक प्रश्न हो रहा होगा कि आखिर किसने आदेश दिया था इनको निर्वाचित करने का, किसने इनको निर्वाचित किया था। तो इसके लिए हम लोगों को संविधान सभा के कार्य पर जाना होगा। हम लोग अभी तक यही जान रहे थे कि संविधान सभा सिर्फ संविधान का निर्माण कर रही थी। तो मित्रों, नहीं, संविधान सभा दो कार्य कर रहे थे। पहला तो यह संविधान का निर्माण कर ही रहा था। पहला जो था वह संविधान का निर्माण कर रहा था। तो संविधान सभा के कार्य को जब हम देखते हैं तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला संविधान का निर्माण और दूसरा था कि यह संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। चूंकि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो हमारा देश आजाद हुआ, तो उस दिन से लेकर के और 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक, 1950 तक ही नहीं बल्कि 1952 में जब चुनाव होकर के नए संविधान सभा की गठन की पहली बैठक 13 मई 1952 को होता है, उस बीच तक हमारा जो संविधान सभा था वह संसद के रूप में ही तो कार्य कर रही थी। और फिर यहां पर दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि जब संसद का के रूप में जब यह संविधान सभा कार्य कर रही थी तो इसके अध्यक्ष कौन करते थे। तो इसकी अध्यक्षता उस समय गणेश वासुदेव मावलंकर जी करते थे। और जब यह संविधान सभा संविधान निर्माण का काम कर रही थी तो उस समय इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। तो जिस समय 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किया जा रहा था, उस समय वह संविधान सभा संसद के रूप में ही तो कार्य कर रही थी। बजाबता इस संसद के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जो भी लोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नॉमिनेशन देना चाहते हैं वे दे सकते हैं, लेकिन मात्र एक ही व्यक्ति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इसके उम्मीदवार हुए थे। तो इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मनोनयन नहीं किया गया था, बल्कि उनका निर्वाचन किया गया था। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं कि अगला तिथि जो महत्वपूर्ण बनता है वह है 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूपेण लागू किया गया था। इसी दिन हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ था। अब हम यहां पर हमारे मन में एक प्रश्न उठता होगा आप लोगों के बीच में कि आखिर यह संविधान बन करके तो तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही, तो आखिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्यों लागू किया गया? इसको उस दिन भी पूरा लागू कर दिया जाना चाहिए था। तो मित्रों, इसके पीछे एक घटना है जो कि आप लोग जानते होइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और उस दिन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगा। तो उस 26 जनवरी 1950 की प्रासंगिकता
कम नहीं हो, इसके लिए इस तिथि को निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही इस संविधान को लागू किया जाएगा और इसी दिन यह संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ। तो मित्रों, आज हम लोग इस संविधान सभा के इन तमाम बिंदुओं को देखा। यह लंबा चैप्टर होने के कारण इस संविधान सभा का यह पार्ट 1 हुआ। फिर अगला वीडियो इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें हम इसके प्रमुख समिति की बात करेंगे कि समिति के कितने अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर चर्चा करेंगे, BN राव पर चर्चा करेंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के ऊपर चर्चा करेंगे। इन तमाम चीजों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। वैसे आप लोग इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम PDF लोड कर दिए हैं। आप लोग वहां से इसके प्रत्येक प्रश्नों को नोट कर लेंगे और इसे याद करेंगे। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। पुनः हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।